हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि पीआईक्यू स्टेट पीसीएस का हो या फिर पीआईक्यू सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, वो पीआईक्यू हर जगह काम आता है। और जब आप मैं एसएससी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं यहाँ पे एसएससी का पीआईक्यू नहीं करा रहा हूँ आपको। मैं एसएससी का पीआईक्यू एसएससी के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहता है। यहाँ तक कि वैसे तो बताऊँ, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो भी अगर सीडीएस सीएपीएफ इनका पीआईक्यू देखते हैं तो उनका तो मतलब जीएस का तो पार्ट ऐसे ही खत्म हो जाता है, टेंशन नहीं होता उसके लिए। और उनके लिए तो सजेशन भी यही रहता है कि आप एसएससी का ना करके आप सीडीएस सीएपीएफ इनका पीआईक्यू करिए, आपको अपने जीके के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब आप पढ़ें तो आप एटलीस्ट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपीएससी एग्जाम की रिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस ऑलमोस्ट आपका अगर सेम उसके साथ मैच हो रहा है तो उसके जनरल स्टडीज में आप किसी का भी पीआईक्यू सॉल्व कर ले, सब आपको रेलेवेंट मिलेगा। बिकॉज पेपर ये लोग घुमाते फिराते रहते हैं, आता ही आता है। उसी तरह से लोग स्टेट पीसेस भी इनसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को लेते हैं, तो भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बीपीएससी का पेपर चल रहा है हमारा भी यहाँ पे। द डेजर्ट ऑफ गोबी, मतलब कहने का मतलब गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कहाँ पे लगता है आपको, चाइना में, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, अमेरिका, हटाई दो। गोबी आपको कहाँ मिलेगा? मंगोलिया और चाइना में मिलेगा। ठीक है, मंगोलिया और चाइना में मिलेगा आपको। ठीक है, ये बहुत मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट है, लद्दाख का आटाकामा आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, जिसमें चिले में मिलता है। पेटागोनिया आपको कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में मिलेगा आपको। फिर काराकुम कहाँ मिलेगा? तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। तो ये बहुत, टकला मकान कहाँ मिलेगा? अगेन चाइना का पार्ट है, जिंगजियांग प्रोविंस का पार्ट है टकला मकान। तो ये सब फेमस ये है कोल्ड डेजर्ट्स हैं। अंटार्कटिक और आर्टिक तो आपको पता ही होगा, तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे गोबी डेजर्ट तो बहुत फेमस है। ओके, अब यहाँ पे अटाकामा के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेटागोनियन के ऊपर कितनी बार पूछा जा चुका है। पेटागोनियन डेजर्ट इज द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जितने भी आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलेंगे ज्यादा करके वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। उसमें पेटागोनियन तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा जो कि ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा, कॉन्टिनेंट के, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में वैसे तो। और अटाकामा डेजर्ट जो है वो नियर बाय द हम्बोल्ट करंट या फिर पेरुवियन करंट भी कहते हैं इसको, उसके पास में। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बेसिन डेजर्ट जो कि आपका यूएसए नेवेदा में है। और काराकुम तो काराकुम के और काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टकला मकान के ऊपर लिटरली बहुत पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे हॉट फेवरेट हैं, पूछे जाते हैं, गिन के बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं इनके, ज्यादा है नहीं। तो जैसे गोभी के ऊपर तो सही बताऊं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बीपीएससी का जो 38 बीपीएससी वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं मैं, बट सीडीएस में मैच द मतलब स्पेशली मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी डज रिवर साइन पासेस थ्रू? अब आपको बताऊं ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम पूछा गया है। ये आपका आंसर है भैया पेरिस। और मालूम है कहाँ लिखा है? आप ह्यूमन ज्योग्राफी की जो क्लास 11th की बुक पढ़ेंगे ना, क्लास 11th या क्लास 12th की बुक है, इफ आई एम नॉट, यहाँ क्लास 12th की, सॉरी क्लास 12th की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है। उसके अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ टॉपिक है करके, और उसमें एक ऐसे पिक्चर बनी हुई जिसके नीचे लिखा है पेरिस, पेरिस इज लोकेटेड ऑन द साइन रिवर, ऐसा लिखा हुआ। तो बताइए ऐसे अभी आपको जितने भी आपको पीसेस बताऊंगा मोस्टली दे प्रेफर द एनसीईआरटी को बहुत डिटेलिंग से वहां से मतलब कोने से भी क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत किया कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे साइन रिवर है, और भी 2-3 चीज आप सुन लीजिए जरा फिर। जैसे कि आपका लंदन जो है वो आपके थेम्स पे लोकेटेड है। उसके बाद 2-3 चीज और, कायरो इजिप्ट की कैपिटल है, कायरो, वो लोकेटेड है आपकी नाइल रिवर पे, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद न्यूयॉर्क कौन से सिटी, कौन से इस पे लोकेटेड है, कौन से रिवर पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क आपका लोकेटेड है हडसन रिवर पे, आपका हडसन पे है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्लिन पूछा जाता है, बर्लिन कौन सी सिटी पे लोकेटेड है? तो बर्लिन लोकेटेड है आपका सिपरी रिवर पे। ठीक है, तो बर्लिन का भी पूछ लेते हैं लोग। और उसके बाद इतना ही मेनली यही सब पूछते हैं। बाकी तो देखो यार, सबकी नदियों सारी नदियाँ तो आप नहीं पढ़ पाओगे और ना ही इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया की भी अगर जैसे पूछते हैं तो भाई बनारस किस पे लोकेटेड है? तो बनारस तो गंगा पे है। उसके बाद उज्जैन किस पे है? शिप्रा पे है। उसके बाद तिरुचिपल्ली किस पे है? तो कावेरी पे है। विजयवाड़ा किस पे है? कृष्णा पे है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सुएज कैनाल कनेक्ट, सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? देखो हमेशा बहुत एक तरह से जो केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के नीचे से जो रास्ता जाता था ना घूम के, वो एक तरह से अभी भी है, अभी भी एक्टिव है वो,
लेकिन छोटे छोटे शिप्स अभी भी सुएज कैनाल से निकल जाती हैं। अभी भी बहुत बड़े जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो अभी भी केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही जाती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी शिप्स होती हैं वो सुएज कैनाल के थ्रू निकल जाती हैं। एक तरह से रास्ता थोड़ा छोटा हो गया, यूरोप के लिए कनेक्टिविटी थोड़ी आसान हो गई है। दैट इज मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके कंट्रोल में है, तो ये कंट्रोल में है इजिप्ट के। ठीक है, इजिप्ट इज राइट नाउ हैविंग द फुल कंट्रोल ऑफ द सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल अथॉरिटी इजिप्ट की है जो उसको देखती है, पूरे शिपिंग रूट को चैनलाइज करती है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके ऊपर जो पूछते हैं कि बेसिकली ये लेक्स हैं, यहाँ पे लेक्स को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि लेक्स की सीक्वेंसिंग क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैप आप लोग के लिए यहाँ पे रखा है मैंने, ये देखिए ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हो ना सुएज कैनाल जो है यहाँ पे, तो लेक तिमशा, ग्रेट बिटर लेक और लेक लिटिल बिटर लेक, ये कितनी बार उन्होंने पूछ रखा। कभी कभी तो इसकी लोकेशन ही पूछ लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपको जो मैप मिलेगा ना आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी एनसीईआरटी को काफ़ी डेडिकेटेड फॉलो करती है, तो वो लोग उठा के वहाँ से दे देते हैं। ओके, सो दैट्स वाई लेक तिमशा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक सीधा पूछा हुआ। यहाँ तक कि पोर्ट सैयद के बारे में पूछा हुआ है कि पोर्ट सैयद किसका पोर्ट है भैया। ठीक है, तो पोर्ट सैयद इज ऑफ द इजिप्ट। तो ये क्वेश्चन लोगों ने पूछ रखा है काफ़ी बार। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी, और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ सुएज, मतलब या फिर इससे पहले भाई रेड सी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत देखिए बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। भाई दे बताऊँ आपको, हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ले जाता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये बता ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपके क्वेश्चन में कितनी बार आपके किसी भी पेपर में आया ही होगा कभी ना कभी ये, तो अब इसको इग्नोर मत करिए ऐसे क्वेश्चन। ये आपके लिए सबसे हलवे क्वेश्चन होते हैं जो आपको मार्क्स दिलाते ही दिलाते हैं। ठीक है, चलिए, ओजोन लेयर रेफर्स टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अंटार्कटिका, ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया है। रिसेंट डिस्कवरी मेड ऑन सैटर्न, छोड़िए। द लेयर अबाउट 10 to 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, देखो अबव द अर्थ सरफेस अब 15 किलोमीटर तो आपको ट्रोपोस्फेयर ही मिलता है, और उसके बाद जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है आपको उसके अंदर ओजोन लेयर मिलती है। तो दैट्स वाई आपको 15 से 20 किलोमीटर अबव द सरफेस, ऑल्दो थोड़ा ऊपर ही है लेकिन ठीक है, इट विल गो। तो यहाँ पे आपको लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलने में देखने को मिलती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेस। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओजोन लेयर यहाँ पे कौन से टाइप के स्पेशली यूवी रेस को ऑब्जॉर्ब करती है। तो यूवी रे टाइप बी जो होता है उसको एक तरह से एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है, और बिकॉज उसी का सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे पे पड़ता भी है, तो उसको ये पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और बस इतना ही है इसके बारे में। कौन से लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में तो आपको बता दिया, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, तो ज़्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही पूछा जाता है ओजोन लेयर से, ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, और कुछ बता देता हूँ आपके लिए मैं थोड़ा, और ओजोन डे पूछ लेते हैं कभी कभी ना। ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जो आपको क्वेश्चंस में करा रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर सबका टाइप मिलेगा, जैसे कि आपको वो, क्योंकि मैं पूरा एक तरह से क्वेश्चन का सेट ही ले रहा हूं मैं, जैसे 38 बीपीएससी का पेपर है तो पूरा पेपर में पार्ट्स में यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बट इसीलिए आपको यहाँ पे पॉलिटी भी मिलेगा, आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, आपको साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिए। ज्योग्राफी मिलेगा आपको इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप थॉरो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मजे आने वाला है इसके अंदर। अगर आप थॉरो नहीं कर रहे तो थोड़ा सा आप एक बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, ये पीआईक्यू फिर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। अब आपके लिए भाई वाइस प्रेसिडेंट, पहली बात है बीइंग एलिजिबल फॉर अ कैंडिडेट एज मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर, करेक्ट स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है, ये भी सही है। ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉट इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है, प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट नहीं करते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार मतलब पूछा गया। देखिए आपको ऐसा नहीं लगता प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं, और प्रेसिडेंट अगर नहीं रहेंगे तो प्रेसिडेंट अब जिसको भी अपॉइंट करेगा उसको उनको शपथ ग्रहण कराएगा, ना कि प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट कराएंगे। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके सीडीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, सीडीएस और सीएपीएफ दोनों में पूछा हुआ है, क्योंकि देखो सबको ही लगता है हाँ वाइस प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है ना, तो वही इलेक्ट करता है। इलेक्शन उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। सो हाउ यू कैन से दैट कि सॉरी,
Vice president is elected by the president of India. Okay, so this statement is wrong. Sorry. ओके अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लो भाई कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या रोल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बहुत लिमिटेड रोल है, आपको बता दूं मैं। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो आप जानते ही जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है। यहाँ पे 35 ईयर प्लस एक और चीज यहाँ पे लिखा होता है, ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर द टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के केस में भी 35 ईयर की एज है, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ये अंतर है, बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट में और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, समानताएं अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलता है कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अगर प्रेसिडेंट हट गया, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, प्रेसिडेंट अगर हट गया उनका, तो रिमेनिंग जो टेन्योर होता है उसमें वाइस प्रेसिडेंट बिकम द फुल प्रेसिडेंट। हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी तरीके से अगर वैकेंट हो जाता है, तो इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट टेक द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम 6 मंथ, बिकॉज इन दैट 6 मंथ, तो 6 महीने के दौरान इलेक्शन कराए जाएंगे। समझे आप इस बात को? इसलिए सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आप जितनी बार चाहें उतनी बार बन सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट है जो 2 बार बने हैं। ठीक है, लगातार उनका 2 बार का टेन्योर रहा है। आप जरूर बताएंगे। वैसे 2 हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, एक तो अब हामिद करजई साहब हैं। ओके, अब आप बताएंगे कि नहीं, हामिद करजई नहीं है, अब्दुल हमीद है। ठीक है, हामिद करजई तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे पहले। ओके, तो अब्दुल हमीद हैं। आप बताएंगे कि भाई कौन से और एक और रहे हैं जिन्होंने 10 साल कंप्लीट, 2 टेन्योर कंप्लीट किया बेसिकली। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे इनका वोटिंग मेथोडोलॉजी क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसके अंदर लोकसभा राज्यसभा के पूरे फुल मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं। बट व्हेन इट कम टू द प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट में स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में पुडुचेरी और दिल्ली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं आता है। यहां पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के पूरे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है? देखो, इनको रिमूव अगर राज्यसभा इनके लिए सिंपल रेजोल्यूशन पास करके इनको रिमूव करना चाहती है, दे कैन डू सो। उसके बाद लोकसभा ने एग्री करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। इनके लिए कोई सर्टन ग्राउंड से कोई भी ग्राउंड यहाँ पे मेंशन ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड मेंशन है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन इट कम टू द वाइस प्रेसिडेंट देयर इज नो सच ग्राउंड मेंशन। ओके, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कभी भी, इनके बीच में नहीं, कभी भी इनका जो इलेक्शन के ऊपर कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो हु विल लुक आफ्टर? सुप्रीम कोर्ट विल लुक आफ्टर दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी चीजें बता दी। आप यहाँ पे इनके आर्टिकल वाइज पढ़ सकते हैं। आर्टिकल जनरली इसके ऊपर नहीं पूछा जाता है कि इलेक्शन के लिए क्या है, तो बहुत एसएससी के छोटे छोटे पेपर्स में पूछा जाता है, वो हमें इस लेवल पे नहीं पूछा जाता है, तो इतना इसके ऊपर जान मत तोड़िएगा। ठीक है, आपके बस रेफरेंस के लिए दे दिया मैंने कि यू कैन लुक आफ्टर दैट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और अभी के तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस, फर्स्ट में से इसकी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया हुआ मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और समस्या है, कोई और जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है। आप जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आप आसानी से, मतलब ना, बहुत डिटेल में थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए पीआईक्यू के थ्रू इतना प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो व्हेन इट कम जॉइन माय क्लासेस, तो आप बहुत डिटेल पीआईक्यू, मॉक टेस्ट, काफी चीजें आपके लिए रहेंगी, इंक्लूडिंग लाइव लेक्चर्स, सॉल्विंग। आपको पर्सनल अटेंशन रहेगा, ये समझिए आप मेरे से। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। सो सोचिए और ज्वाइन करिए, आपको लगता है तो। बाकी नहीं ज्वाइन करते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और क्या बोल सकते हैं। चलिए, Is there a dispute in the election of the president of India? That dispute can be handed over to. कौन करेगा भैया? इसको करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए, तो इसका आंसर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बताया, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से, मतलब इनके इलेक्शन का कोई इशू अगर होता है, डिस्प्यूट अगर होता है, तो हु विल लुक आफ्टर? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे इसको देखता है। ठीक है, आर्टिकल 71 में लिखा है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 71 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट्स व्हाई आर्टिकल 72 इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 71 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज आप देखिए। अब जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसको क्यों रटवाऊं आपको मैं? कोई मतलब नहीं है ना। वैसे भी बहुत इतने आर्टिकल है, 395 प्लस अमेंडमेंट की दुनिया भर की चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उतना ही करें जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहां पे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर बोलूंगा।
अदरवाइज मैं रेफरेंस के लिए देता हूं कि ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, एक बार बोलते हैं ना कि आप कभी भी लक्ष्मीकांत से भी पढ़ते हैं तो ऑलवेज गो फॉर द आर्टिकल्स कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज मेंशन है, यू शुड हैव अ बेटर आइडिया। ओके, चलिए। और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया होता है, जो आर्टिकल 76 में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए। तो मैटर रिलेटेड टू द और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट विल लुक आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कैन इंक्वायर इनटू एंड डिसाइड इन डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इफ द डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड ऑल एक्ट डन बाय दैट पर्सन बिफोर सच डिसीजन रिमेन वैलिड। ये देखिए क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है। अब आपको क्यों बोलता हूं मैं कि जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझिए। ये एज अ स्टेटमेंट ऐसे ही उठा के क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। मालूम है क्या पूछते हैं कि जैसे आप प्रेसिडेंट बने आज के दिन, आज कौन सी तारीख है, लेट्स सपोज आज 15 कौन सी 14 तारीख है, करेक्ट, अभी बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे भी है, तो 14 तारीख है आज। तो 14 तारीख को मान लीजिए इलेक्शन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कोई साइन उन किया, जो भी उन्होंने एग्जीक्यूट अपने एक्शंस लिए उन्होंने, उसके 20 दिन बाद उनके इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है। तो जितने भी दिन उन्होंने जो भी डिसीजन ले रखे हैं क्या वो इनवैलिड कर दिए जाएंगे? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, जो भी डिसीजन उन्होंने लिए हैं दैट विल रिमेन वैलिड, क्योंकि तब तक के लिए तो प्रेसिडेंट थे ना भाई, वो तब तक के लिए प्रेसिडेंट हो वाइस प्रेसिडेंट वो थे ना, अपनी पोजीशन पे थे ना, तो इसलिए उनके जो भी डिसीजन थे इट विल रिमेन वैलिड, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब समझा आर्टिकल 17 क्यों बोला था आपको पढ़ने के लिए। तो इसीलिए जो आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, उसमें सोचिए मत, फिर उसमें मत डाउट करिए, बस इतनी सी बात, इतना भरोसा करिए, आपका पेपर मैं क्लियर करवाता रहूंगा। कितने बच्चे तो अगर पढ़ते खुद से भी पढ़ते हैं तो पीआईक्यू बोलते हैं पीआईक्यू से ही हमारा हो जाएगा, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा पीआईक्यू वाले मेरे जो वीडियोस रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट ऑफ कोर्स, ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग राइट टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, क्या राइट उनको नहीं दिए? अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल भाई, आर्टिकल 75 के थ्रू अपॉइंट करते हैं उनको। टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट आर्टिकल 164 के तहत कौन किया करता है? गवर्नर करता है। ठीक है। टू बी द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डेफिनेटली ही इज द प्रेसिडेंट। तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट यहाँ पे तीनों फोर्सेस के यहाँ पे क्या होते हैं? कमांडर होते हैं। ये वाला वैसे नॉट है, नॉट के हिसाब से बी वाला सही है। टू डिक्लेयर द इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल उनको ही राइट है, और लेकिन उनका वो डिस्क्रिशनरी राइट नहीं है। वो किसके एडवाइस पे करेंगे? ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड कैबिनेट, उसके एडवाइस पे वो करने वाले हैं, खुद उनका अपना डिस्क्रिशन नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते वो। ठीक है, चलिए। इफ यू मनी बिल इज पास बाय द लोकसभा एट मोस्ट हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा कीप द बिल पेंडिंग? ये तो कहां नहीं पूछा है इन्होंने, ये क्वेश्चन तो हमेशा रेलेवेंट है, 14 दिन तक। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, दो देखो अभी इस साल ने 2024 में, सॉरी 2024 के अंदर अपने यूपीएससी सीएससी में पेपर आया था कि आर्टिकल 109 जो बात करता है किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। उसी में लिखा हुआ है कि राज्यसभा उसको 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। और आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 110 बात करता है डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। समझे आप? डेफिनेशन अलग है, प्रोसीजर अलग है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था सीएससी के पेपर में कि आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। बच्चों को लगा आर्टिकल 110 में सब कुछ होगा, नहीं भाई, आर्टिकल 109 और 110 दोनों मनी बिल से रिलेटेड बात करते हैं। और जो हमें पढ़ते हैं ना, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा डायरेक्टली। आपको लक्ष्मीकांत के, आपको जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो पार्लियामेंट के आखिरी के पेजेस पे आपको सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड, जब भी आप पढ़ाई करें, एक बेयर एक्ट क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होती है उसमें एज इट इज जो एक्ट लिखे हैं उसको रखिए साइड में, इवन वाइल रीडिंग द लक्ष्मीकांत, दैट विल हेल्प यू। वो आपके एनहांस करती है आपके मतलब पावर अंडरस्टैंडिंग को। तो आर्टिकल 109 क्लॉज 5 में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी बिल एंड ट्रांसमिटेड बाय लोकसभा विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन, क्या राज्यसभा वहां पे अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? यस सर, राज्यसभा कैन अमेंड, सजेस्ट द अमेंडमेंट बट कांट डू एनी अमेंडमेंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो लोग अमेंडमेंट खुद से नहीं कर सकते, दे कैन ओनली सजेस्ट इट। समझे इस बात को आप? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भूलेंगे नहीं। आर्टिकल 109 में लिखा हुआ, और आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल। अच्छा, आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि हु विल सर्टिफाई दैट अ बिल इज अ मनी बिल? वो करेगा आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के अंदर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहां पे लोकसभा को ज्यादा पावर होती है व्हेन इट कम टू मनी बिल, एंड राज्यसभा हैज अ वेरी वेरी लिमिटेड पावर, वेरी लिमिटेड पावर। ठीक है, मतलब पावर ही नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, और कुछ यहां पे इसके ऊपर वो काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अभी हम चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस। देखिए, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आएगी तो एक चीज दिमाग में रखिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज आर्टिकल नंबर 368। कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 20। एंड आर्टिकल 368 में कितने टाइप के अमेंडमेंट मेंशन है, तो आर्टिकल 368 में 2 टाइप के अमेंडमेंट मेंशन है। एक वैसा अमेंडमेंट जो कि आपके स्पेशल मेजोरिटी से होगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा, और एक ऐसा अमेंडमेंट जो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए इन द पार्लियामेंट, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। वो किस टाइप का बिल होता है, किस टाइप का अमेंडमेंट बिल होता है, जिसके अंदर आप फेडरल फीचर को चेंज करने की बात करते हो। जैसे कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चेंज करने की बात करो, चाहे आप 7th शेड्यूल को बदलने की बात करो, ठीक है। तो वैसे शेड्यूल, वैसी चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इन दैट केस यू हैव टू, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर्स को अगर अमेंड करना चाहो अगर, या फिर उसमें जो भी बदलाव आप करना चाहो, या फिर आर्टिकल 368 में खुद अगर आप बदलाव करना चाहते हो, तो इन दैट रिस्पेक्ट आपको, जैसे जीएसटी बिल की बात करते हो, जीएसटी बिल के केस में इट वॉज अ स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन वाला बिल था वो, ठीक है। उसमें क्योंकि आप उसके अंदर टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे थे, जो टैक्स यहाँ पे किसका पार्ट है, आप स्टेट सब्जेक्ट भी है, ठीक है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे उसके लिए आपको स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक और बात, क्या ये जो अमेंडमेंट है इसमें प्राइवेट मेंबर भी उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है? यस, दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्राइवेट मेंबर कैन आल्सो इंट्रोड्यूस द बिल। कहने का मतलब कोई भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है, सीधी बात है, समझ लो, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो यहाँ पे एमपी है। जो अगर एमपी है दैट पर्सन कैन इंट्रोड्यूस, ठीक है। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, जो एमपी होता है लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो होता है उसको हम एज अ मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इधर लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीके से अमेंड किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है, बट 2 तरीके यहाँ पे आर्टिकल 368 में मेंशन है। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है, कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग को हेड करते हैं हमारे स्पीकर। राज्यसभा का चेयरमैन उसको हेड नहीं करता है, प्लीज इस बात को आप भूलेंगे नहीं। एक और चीज, ज्वाइंट सेटिंग के बारे में एक और चीज फेमस है भैया कि कितनी बार ज्वाइंट सेटिंग लाया गया है। अब यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पढ़िए, 3 बार लाया गया है, और तीनों बार प्लीज कमेंट करिए। अगर आप वीडियो देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स भी करिए। और एक और चीज कि कौन से टाइप के बिल के लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए लाया जाता है, क्या मनी बिल के लिए लाया जाता है, या फिर क्या ऑर्डरिंग बिल के लिए, हम किस टाइप के बिल के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सॉरी ज्वाइंट सेटिंग हम बुला सकते हैं, ठीक है। और कितनी बार है, ये 2 आंसर आप खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following High Court has a jurisdiction over more than one state or union? तो देखिए, दिल्ली का तो पटियाला, मतलब दिल्ली कोर्ट ही अपना, महाराष्ट्र का बॉम्बे कोर्ट है, इलाहाबाद में तो यूपी के लिए है, गुवाहाटी का यहाँ पे भाई 1 से ज्यादा स्टेट्स का है, मतलब जुरिस्डिक्शन है वहां पे। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि एक हाई कोर्ट के पास 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं। तो आर्टिकल 221 में मेंशन है। और कौन से अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था इस प्रोविजन को, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। 7th के बाद चेक करिएगा एक बार, मैं थोड़ा सा एक और चीज में कंफ्यूज हो रहा हूं, नहीं 7th के बाद इसको ऐड किया गया था, 7th के बाद इसको ऐड किया गया था। आई एम करेक्ट हियर, ओके, 7th के बाद ही ऐड किया गया था इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। तो देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट में यहाँ पे आते हैं आपका आसाम तो होगा ही होगा, ठीक है, नागालैंड है यहाँ पे, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या इन सबको क्या मतलब गुवाहाटी आना पड़ता होगा? देखो क्या होता है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको उस राज्य में होती भी है। जैसे कि मैं बात करूं गोवा में, गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इसका क्या मतलब कि जो भी केस होगा वो सीधा बॉम्बे तक जाएगा कि नहीं? एक बेंच पणजी में भी बैठती है, ठीक है, एक बेंच पणजी में है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई, तभी आपको बताऊं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कितने बेंचेस है। तो देखो भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक तो उनकी मेन ब्रांच बॉम्बे में है, उसके बाद उनकी एक ब्रांच है औरंगाबाद आज के टाइम पे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं उसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छत्रपति संभाजी नगर में एक ब्रांच है उनकी, एक बेंच है उनकी एक बेंच पणजी में है, उनकी एक बेंच आई थिंक नागपुर में भी है, लेकिन उनकी कोई बेंच यहाँ पे पुणे में नहीं है, पुणे में कोई बेंच नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कितने बेंचेस हैं,
कहाँ कहाँ पे है? तो नागालैंड नागपुर में है, अपने औरंगाबाद। देखो औरंगाबाद क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार लोग औरंगाबाद पूछ चुके हैं। तो औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर पर नाम है, तो उसको आप छत्रपति संभाजीनगर से भी मतलब याद रखिए, अभी तो वही याद रखने की जरूरत है, वही बोलने की जरूरत है। और एक है मुंबई के अंदर तो उनकी खुद की अपनी बेंच है, और एक है पणजी में, पणजी मतलब गोवा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन कोर्ट है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ऑफकोर्स जो यूनियन टेरिटरी, उसका एक कॉमन कोर्ट है। ठीक है, केरला हाई कोर्ट, जो अभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी, कौन कौन से, क्योंकि यूनियन टेरिटरी यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के पास ही अपना खुद का कोर्ट है, बाकी जो हाई कोर्ट है, बाकी जितनी यूनियन टेरिटरी है कहीं ना कहीं उसको साथ में फिक्स करके रखा हुआ है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको बता देता हूं, मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट तो तमिलनाडु का हो गया, प्लस यहां पे पुडुचेरी। ठीक है, आपका जेएनके का जो कोर्ट है इस टाइम तो जेएनके एंड लद्दाख दोनों के लिए है। ठीक है, जेएनके एंड लद्दाख दोनों के लिए आ जाता है। कोलकाता का हाई कोर्ट जो है, कोलकाता का हाई कोर्ट यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल को डील करता है, प्लस अंडमान को डील करता है। यहाँ पे अंडमान निकोबार के केसेस आते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट आपको बता दिया मैंने, महाराष्ट्र, गोवा, और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको भी कैटर करता है वो, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। पंजाब जो हरियाणा का अपना जो कोर्ट है वो यहाँ पे पंजाब हरियाणा और छत्तीसगढ़ को भी डील करता है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 231 यहाँ पे बात करता है कि एक हाई कोर्ट, इसके बाद 2 या 2 से ज्यादा केसेस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के मतलब उसके अंडर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से इसको लिस्ट आपको मिल जाएगी, चिंता मत करें, पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस, कौन से ईयर में? देखो यार 1950 में तो हमने अपना पारित किया पूरी तरीके से, वैसे तो 49 में ही कर लिया था, 26 जनवरी को कुछ हमने प्रोविजंस को पारित कर लिया था, लेकिन पूरी तरीके से इसको हमने कब किया? इन द ईयर ऑफ 1950, 26 जनवरी को। अब 1951 में ही पहला अमेंडमेंट बिल आ गया था, और उसके थ्रू हमने अमेंडमेंट किया था, मतलब अमेंडमेंट ऐड किए थे, 31A और 31B हमने ऐड किया था, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, 9th शेड्यूल को यहाँ पे ऐड किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि जिम्मेदारी के ऊपर काफी काम किया था, क्योंकि देखो हमने देखा कि यार हमारी कंट्री एग्रीकल्चर मतलब इतना जमीन है, लेकिन जमीन वेल्थ एक्वायर्ड है, कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो इसलिए एक तरह से लाया गया है बिल को कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड कर सकते हैं। जमींदारों ने किसकी जमीन लूटी? आखिरकार लोगों की लूटी है ना, इसीलिए। चलिए, तो जमींदारी एबॉलिशन बिल आया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, अब उसके ऊपर इकोनॉमिक्स में हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। 9th शेड्यूल लाया गया था, और 9th शेड्यूल में वैसे आज भी अमेंडमेंट रखे गए हैं, दैट इज against the that will not for the purview of the Supreme Court of India. Supreme Court of India उसके ऊपर चेक नहीं कर सकता है, लेकिन Supreme Court of India ने यहाँ पे बोला है 2007 में उन्होंने बोला है कि देखो भाई, जो अमेंडमेंट 1973 से पहले 24 अप्रैल 1973 से पहले एडेड हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐड है एंड इफ इट इज वायलेटिंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज उन्होंने बोली है, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो 1973 से पहले जो भी उन्होंने एक्ट इसमें ऐड कर दिए हैं 9th शेड्यूल के अंदर, तो लाइक अब द प्रीव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उसके बाद वाले जो एडेड हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे, उसको चैलेंज अगर किया गया तो सिक्किम ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कभी भी पूछा सकता है कि सिक्किम को कब राज्य बनाया गया था, कौन से अमेंडमेंट के बाद उसको हमने स्टेट बनाया अपना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखो तो जो ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। सच बताओ तो आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से बोलो तो मैं, बिकॉज सिक्किम यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेट मालूम कब बना था? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बना था। 35th के टाइम पे तो एसोसिएट स्टेट बना था वो, 35th अमेंडमेंट के बाद तो एसोसिएट स्टेट बना था वो, और 36 के बाद पूरी तरीके से बना था। तो ये बात देखो, क्वेश्चन अपने आप से गलत हो जाता है, फिर उनको पूछना चाहिए, उनको वही बोलना चाहिए क्वेश्चन में कि सिक्किम बिकम द एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट कब बना है वो? तो 35th के बाद बना है, लेकिन पूरी तरीके से स्टेट कब बना है? 36 के बाद बना है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने कौन सा एक स्पेशल आर्टिकल सिक्किम के लिए रखा हुआ है? तो आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F रखा हुआ है, जो एग्जाम में पूछा था, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम हमारा कौन से नंबर का स्टेट है? 22nd नंबर का स्टेट है, तो बहुत बेसिक नहीं, पर उतना पूछते नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हमने उस स्पेशल प्रोविजन दिया है, जिससे कि हम मतलब एक तरह से सिक्किम के कल्चरल मतलब ना प्रिजर्व कर सके, उनके अपने राइट्स वहां पे रहे, लैंड ओनरशिप के, वो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने मतलब बेसिक प्रोविजन उनके अपने रहे, कस्टमरी लॉ एंड सोशल प्रैक्टिसेस उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। Who was the chairman of the committee that recommended the पंचायती राज? बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में सेटअप की गई थी। 1959 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और कौन सा राज्य था जिसने पहला मतलब पंचायती राज जहां पे सेटअप किया गया? वो था हमारा अपना राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था यहाँ पे तमिलनाडु, तीसरा था आई थिंक आंध्र प्रदेश, इफ आई एम नॉट नहीं, दूसरा आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट राजस्थान था, सेकंड आंध्रा है यार, सेकंड आंध्रा ही है, मैं तमिलनाडु में कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, सेकंड आंध्रा है, थर्ड अरुणाचल है। ठीक है, सेकंड आंध्रा है, थर्ड अरुणाचल है, फर्स्ट यहाँ पे आपका राजस्थान है। ठीक है, चलिए। और कुछ कमिटीज भी दिमाग में रखिए। एक अशोक मेहता कमेटी है जो इससे एसोसिएटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? 3 टियर गवर्नमेंट तो आपको पता ही है। ठीक है, 3 टियर गवर्नमेंट जिसके अंदर भाई सबसे लोअर लेवल पे आपका पंचायत होगा, फिर ब्लॉक लेवल होगा, फिर जिला परिषद होगा, आपको पता ही है। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द विलेज। बिल्कुल एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर द मेंबर ऑफ द जिला परिषद। ठीक है, यस होता है ऐसा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द 5-year प्लान? फर्स्ट 5-year प्लान, अभी भी क्वेश्चन आता कि फर्स्ट 5-year प्लान किसने दिया था? हारोल्ड डोमर प्लान या फिर के.एन. राज प्लान भी इसको कहते हैं। ठीक है, के.एन. राज प्लान और के.एन. राज वाज या कामराज इनको कहते हैं। कामराज वाज अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमेटी। ओके, सेकंड महालनोबिस प्लान है। थर्ड ये भी सही है, लेकिन फोर्थ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि थर्ड में हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि भाई हमारे पास 5-year प्लान बनाने का वो हमारा एजेंडा है, उतना पैसे रह नहीं गया था हमारे पास, हम भुखमरी में जी रहे थे। तो हमने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ईयर प्लान अब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम फोर्थ 5-year प्लान हमारा 1969 से 74 तक आता है। ठीक है, और फर्स्ट 5-year प्लान किस पे फोकस करता है? एग्रीकल्चर पे फोकस करता है। सेकंड 5-year प्लान हमारा फोकस करता है स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज पे, और दैट टू द हैवी इंडस्ट्री आर अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि वो इसके अंडर रहेगा, प्राइवेट के अंदर नहीं। इसलिए हम अपने इसको बात करते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि सेकंड 5-year प्लान इज अ सोशलिस्ट एक तरह से प्लान था वो, जिसमें पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंडस्ट्रीज के ऊपर मेनली। और थर्ड आपको बता दो, थर्ड एक तरह से हम इसके ऊपर बात करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बात करते हैं, बैलेंस अप्रोच की बात करते हैं, लेकिन थर्ड में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। रीजन भी इज दैट कि चाइना से वॉर लड़ते हैं, उसके बाद पाकिस्तान से वॉर लड़ते हैं। 1966 में हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं ड्रॉट आ जाता है, तो हमारी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, चलिए, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि अब हम फोर्थ 5-year प्लान अभी नहीं, इसके बाद हम फोकस करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर, और फिर हम यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक होता है 1969 में। ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस चलता है। और अब इसके लिए देखो, पूरा डिटेल थोड़ा जानना है तो मेरा एक 5-year प्लान का वीडियो है, बहुत डिटेल में समझाया है हर एक प्लान को मैंने, प्लीज़ आप देख सकते हो, आपको आसानी से समझ जाएगा। चलिए, स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन तो रहेगा, आयरन और यहाँ पे क्रोमियम है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इससे मतलब नहीं है मेरे को, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ब्रास किसका अलॉय है? तो ब्रास यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक का अलॉय है, ब्रास। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर प्लस टिन का अलॉय है, एसएन बोलते हैं उसे। अब स्टील पूछते हैं तो स्टील कॉपर एंड आयरन का जो है वो स्टील है, और स्टेनलेस स्टील के लिए क्या होता है, क्रोमियम ऐड किया जाता है उसमें। ठीक है, क्रोमियम और थोड़ा सा पार्ट ऑफ कार्बन भी रहता है, निकल भी रहता है, लेकिन क्रोमियम इज अ गुड क्वांटिटी वहां पे। सोल्डर किसका ये है? सोल्डर, आपको सोल्डर वायर होती है ना, सोल्डरिंग वोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हो, तो सोल्डर वायर किसकी बनी होती है? तो लीड और टिन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? तो जी जर्मन सिल्वर बना होता है यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकल द्वारा। कॉपर, जिंक और निकल। एक क्वेश्चन ये आता है, जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं? ओनली थिंग इज दैट इट लुक लाइक अ सिल्वर, इट लुक लाइक अ सिल्वर, अदरवाइज उसके अंदर सिल्वर जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इट्स ओनली लुक लाइक अ सिल्वर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जर्मन सिल्वर। तो कॉपर, जिंक और निकल तीनों को कंबाइन करके बनाते हैं। देखिए, इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है। कॉपर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा के लिख देता हूं मैं, वैसे तो काफी बार बताया है मैंने अपने साइंस वाले वीडियोज में, वापस बता देता हूं मैं। देखो, कॉपर प्लस जिंक करोगे और कॉपर प्लस टिन करोगे, तो देखो जिंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे Z आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रास आएगा।
ठीक है, यहां पे जेड नहीं आता तो यहां पे क्या आएगा, ब्रॉन्ज आएगा। तो देखो जिसमें जेड है लेकिन यहां पे उसके इस तरह जेड नहीं आता, पहली बात। फिर आता है, मैंने आपको क्या बोला, कॉपर जिंक हो गया, कॉपर टिन हो गया, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। लेकिन कॉपर और जिंक में अगर मैं यहां पे निकल मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। तो ब्रास के अंदर अगर मैं निकल मिला देता हूं तो जर्मन सिल्वर मुझे मिल जाता है। ऐसे भी इन तीनों को साथ में लिख सकते हैं आप, कॉपर जिंक ब्रास मिलेगा, कॉपर टिन ब्रॉन्ज मिलेगा, और कॉपर जिंक प्लस निकल करोगे तो आपको जर्मन सिल्वर मिलेगा। ठीक है, सोल्डर के लिए आपको लीड प्लस टिन मिलेगा। भाई ये मेनली यही पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई देखो एक और चीज, कोई भी अगर एलॉय हो, एलॉय फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक और बात बताना चाहता हूं, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। वन मोर थिंग, अगर एलॉय के ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर वो मरकरी का एलॉय है तो उसको हम कहेंगे अमलगम। मरकरी का अगर एलॉय है तो उसका कुछ भी नाम हो उसका नाम दिया जाएगा अमलगम, उसके अंदर मरकरी अगर ऐड कर दिया गया तो। ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको। एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, यार बर्निंग ऑफ कैंडल आप बताइए। बर्निंग ऑफ कैंडल में से दोनों होता है, फिजिकल चेंज भी होता है क्योंकि हमें वैक्स मिलता है वीकेंड अगेन, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा लॉस्ट भी होता है, तो इसके अंदर दोनों एग्जांपल आ जाता है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अब देखो आपने दही बना लिया तो दही को वापस मिल्क थोड़ी बना पाओगे आप। ठीक है, तो ये तो वैसे भी आपका फिजिकल चेंज है, इसके अंदर दोनों पार्ट आता है, फिजिकल केमिकल दोनों होता है, तो इसको तो आप हटा दो। इन्होंने से फिजिकल चेंज पूछा है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर इन द एयर, देखो रस्टिंग हो, एक तरह से रस्टिंग का ही पार्ट है, ये रस्ट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, बस उसको एक तरह से कोरोड हो रहा है, रस्ट ना बोल के कोरोड बोलो तुम्हें। ठीक है, सिल्वर वेयर जब कोरोड होता है तो सल्फाइड की वजह से होता है, तो हो जाता है काला कलर हो जाता है, तो कोरोड हो रहा है। तो कोरोजन क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर, मैं शुगर को वापस ऑब्टेन कर सकता हूं जब उसको इवोपरेट कर दूंगा मैं पानी को, तो बिल्कुल मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नो रिएक्शन व्हेन द स्टीम पासेस ओवर, देखो मतलब कितने तो होते हैं जो मिल्क, सॉरी अपने मिल्क नहीं, कितने तो होते हैं जो कि पानी से रिएक्ट हो जाए, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, जो बहुत इजीली पानी में मतलब डालते ही आग मतलब विग्रसली रिएक्ट होता है। मैग्नीशियम होता है जो थोड़ा सा गुनगुने पानी में होता है एक तरह से। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना पानी उसके लिए चाहिए मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं वैसे एलिमेंट्स की जो कि आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, आपका एल्युमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया, आपका किसके साथ होता है, स्टीम के साथ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो होता है कॉपर, सॉरी हाँ कार्बन को तो हटा दो, कार्बन का तो मतलब ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन तो नॉन मेटल में आता है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया। अभी अगर रिएक्ट करते तो हम पहनते यूज कैसे करते हैं इसको डे टू डे में, तो आप देखोगे कॉपर, सिल्वर, लीड, गोल्ड, ये दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद स्टीम और वाटर। ठीक है, समझे इस बात को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेशराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, क्या करेंगे भैया प्रेशराइजेशन के अंदर, हम मिल्क को थोड़े टाइम के लिए गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं। करेक्ट, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, लुईस पैश्योर ने इसको इस तरीके को दिया था, मतलब हम उसको लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लाइफ एक तरह से बोलते हैं कि हम उसके मतलब खराब ना हो, कैसे क्या मतलब खराब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन आती है कि आप उसको 70 डिग्री पे आप उसको कितनी देर के लिए हीट करिए, 15 से 30 सेकंड के लिए आप उसको हीट करिए 70 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद उसको आप कूल कर दीजिए। ठीक है, तो आप एक तरह से उसको बचा सकते हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोक सकते हैं, और उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा देंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मिल्क इज बॉइल्ड एट सर्टेन पीरियड यहाँ पे 15 से 30 सेकंड आपका आएगा, कितने डिग्री पे, 70 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम्फीबियंस आर, देखो एम्फीबियंस वो होते हैं फास्ट बोर्ड तो नहीं होता है, देखो साइंस के क्वेश्चन और काफी बार पूछे हुए हैं। ठीक है, और सीधा ये आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर अलोन, नहीं, वैसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और जो लैंड पे भी रहते हैं, दोनों जमीन पे भी रहते हैं। जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग क्या रहता है, जमीन पे भी रहता है पानी में भी रहता है, वो भी एक तरह से क्या है आपका एम्फीबियन है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसको बोलते हैं एक्टोथर्मिक बोलते हैं, दैट बोथ अपने जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा करके किससे सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं, जैसे कि गिल से सांस लेते हैं, लंग से भी लेते हैं, स्किन से भी लेते हैं, तो अलग अलग इनके फीचर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया, ये तो बहुत फेमस है, सैलमेंडर हो गया बहुत फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताता हूं आपको मैं, जरा एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट आपको डाला है, देखिए एनसीईआरटी करेगा, दिस एनिमल डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्किल इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक क्वेश्चन पूछा हुआ।
दे आर द 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि दे हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा उसके 4 चैम्बर होते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज अ PYQ कि एम्फीबियंस के पास कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन जो होता है क्रोकोडाइल का, कि उसके पास 4 चैम्बर होते हैं, वो भी पूछ रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। और यही इन्होंने सीधा देखिए, दे ले एग्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एम्फीबियंस क्या करते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, अभी देखो इनको तो भाई आपने फ्रॉग्स तो देखा ही होगा। ठीक है, और एक और होता है ट्री फ्रॉग, जिसको बोलते हैं हाइला बोलते हैं। यही ये लोग एग्जाम्पल ही देते हैं, एग्जाम्पल सीधा उठा के दे देते हैं। ट्री फ्रॉग दे देंगे, कभी बोलेंगे ट्री फ्रॉग का क्या नाम होता है, ओके ये पूछते हैं लोग। ठीक है, यहीं से लोग देते हैं भैया। चलो ये तो अभी डिफिकल्ट, मतलब उतना तो नहीं देते, राना ट्रिग्निया क्या है तो आप उतना लर्न भी नहीं कर पाओगे, मैं आपको उतना भी नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेन क्या है कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। 3 चैम्बर्ड किस में होते हैं, नहीं होते हैं, ये बहुत रिपीटेशन वाला था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। इसको आप इग्नोर मत करिए। आप CDS के लिए जा रहे हो, NDA के लिए जा रहे हो, व्हाट्सओवर किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, इसको इग्नोर मत करिएगा भाई। ठीक है, ओके। Which of the following statement is incorrect about the malaria? It is a disease that caused by the parasitic insect. It is caused by the mosquito. It is mostly spread in the region of swamp. It is cured by the chloroquine. देखिए chloroquine, it is spread by the mosquito। बहुत सिंपल आंसर है इसका। कौन सा भाई, कौन सा मॉस्किटो के काटने से? भाई होता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। कौन सा होता है? फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। और बोल सकता हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ आपका, हाँ बस इतना ही पूछा था ज़्यादा करके यार, और तो कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो होता है, और क्या क्या होता है? हाँ, और मेन किस पे अफेक्ट करते हैं? तो RBC पे अफेक्ट करते हैं, RBC या लिवर सेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर लगातार बुखार उखार आता रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये बात इतना बहुत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, कि भाई किसकी वजह से होता है? तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो की हो सकता है। क्लास 8th की NCERT में आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। इतना ही दिया है तो ये लोग इतना देते ही, इससे ज़्यादा लोग नहीं पूछते आप लोगों को। ठीक है, चलिए और कुछ इसके अंदर तो नहीं है। चलिए सॉरी, इनकरेक्ट बोला है। ओके ओके सॉरी। तो देखो इनकरेक्ट में देखो, ये तो करेक्ट होगा। हाँ, स्वैम्प वाला एरिया मतलब वहां पे दलदल एरिया में मच्छर वच्छर पैदा होता है, बिल्कुल। हाँ, क्लोरोक्विनिन से बिल्कुल सेफ होता है। ठीक है, यहाँ पे डिजीज कॉज बाय द पैरासिटिक नहीं होता, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। ओके, और यहाँ पे प्रोटोजोआ है, जो कि वो क्या है अपने आप में, प्रोटोजोआ है। और एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि कौन से डे को हम मनाते हैं? मलेरिया डे। तो 25 अप्रैल को हम मनाते हैं, जैसे 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, उसी तरह से हम 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? मलेरिया डे मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपको बता दिया मैंने। आगे आप आराम से, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम? तो देखो यार, भाभा जी हैं हमारे, HG भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि बार्क कब स्टेब्लिश हुआ था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी ये तो स्टैटिक नॉलेज है, इसके अंदर तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो मत नहीं पता। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई, किसकी वजह से प्रोड्यूस करता है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? तो फिजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन तो सन के अंदर होता है, यहाँ पे फिजन होता है। लेकिन किस टाइप का फिजन होता है? कंट्रोल्ड फिजन होता है। ठीक है, और वही अगर बम के अंदर क्या होता है? इट इज अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। यहाँ पे इसको कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वैसे भी बहुत पुराना है, तो उस टाइम थोड़ा इजी क्वेश्चन, मतलब अभी के लिए हिसाब से इजी होता है, बिकॉज आप कभी पुराने पेपर को देखते हैं थोड़ा इजी लगता है हमें। ठीक है, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सीरीज अब चलती रहेगी, कोई ना कोई PIQ सीरीज हमेशा चलती रहेगी, बिकॉज देखो PIQ भले हो BPSC का हो, UPPCS का, किसी का भी हो, दैट विल रियली हेल्प यू। ओके, उसको इग्नोर मत करिएगा, आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प ही करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।